नमस्कार दोस्तों, मैं हमारी गोल्डन एरा एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस महामारी के दौर में आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमेशा न्यूज़पेपर में, अखबारों में, टीवी पे सभी जगह ऐड आ रहा है, विज्ञापन आ रहा है कि अभी कोरोना का जो है संकट टला नहीं है। तो सभी लोग सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हुए हम अपने सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तो 2 दिन की हमने क्लासें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन की क्लासें आपको चलाई हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जब हम आपको बता रहे हैं तो लगभग सभी टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ गए। एक टॉपिक उसमें लास्ट में रह गया है जिसकी चर्चा हम सोच रहे हैं आप लोगों के साथ कर दें। उसके बाद आज ही हम अपनी जो है सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। तो लास्ट टॉपिक जो है अनुसूची शेड्यूल। हम पहली क्लास में बेसिक इंफॉर्मेशन की पहली क्लास में कि जब शुरुआत हम आप लोगों के साथ किए थे तो हम संविधान से शुरू किए थे। संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में बात किए थे कि संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होती है, फिर संस्थाओं की बात की। उसके बाद दूसरे क्लास में हमने संविधान चर्चा की, भाग की चर्चा की, अध्याय की चर्चा की, अनुच्छेद की चर्चा की। उसके बाद क्लॉज की, सब क्लॉज की चर्चा की। फिर संविधान का वर्णन हमने देखा कि वर्णन संविधान का कैसे किया जाता है दर्शन के रूप में। फिर सरकार का गठन देखा, विविध में देखा। अब लास्ट हम आते हैं अनुसूची में कि अनुसूची होती क्या है। शेड्यूल। अनुसूची की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो ये परिभाषा इसकी कहती है कि संविधान के अंत में वर्णित किए गए वे प्रावधान जो किसी अनुच्छेद या प्रावधान का वर्णन करते हैं। तरीके से जैसे अगर हम इसकी व्याख्या करें अच्छे तरीके से तो संघ राज्य क्षेत्र की हम बात करते हैं। जैसे प्रथम अनुसूची में आती है संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। तो संघ राज्य क्षेत्र का जो जिक्र है अनुच्छेद 1 से 4, तो उसकी व्याख्या पहली अनुसूची करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अनुसूची का परिभाषा कि संविधान में वर्णित संविधान के अंत में वर्णित वे प्रावधान जो किसी अनुच्छेद या आर्टिकल की व्याख्या करते हैं, जो किसी अनुच्छेद की व्याख्या करते हैं। जैसे हमने आपको यहां कहा, जैसे आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया को कहा गया है कि राज्यों का संघ होगा, तो यहां ये अनुच्छेद की व्याख्या करता है, अनुसूची अनुच्छेद की व्याख्या करता है और कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि संविधान के अंत में वर्णित वे प्रावधान जो किसी आर्टिकल की व्याख्या करे अनुसूची कहलाती है। अनुसूचियां कितनी होती है इसकी हम चर्चा करते हैं। तो जब मूल संविधान की बात करते हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल की चर्चा की गई थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियों की चर्चा की गई थी, लेकिन वर्तमान में संविधान संशोधन के द्वारा 12 अनुसूचियों की चर्चा की गई है। वर्तमान में 12 अनुसूचियों की चर्चा की गई है। अब संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई इसका जिक्र हम आपके सामने यहां कर लेते हैं। तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। कैसे 8 से बढ़ के 12 हो गए इसका जिक्र हम करते हैं। तो
यहाँ नवीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन एक्ट, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 धारा। सवाल आया भी आ रहा है वनडे एग्जाम में, पीसीएस में भी, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में ये सवाल पूछा हुआ है कि नौवीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई। तो ये सवाल बना हुआ है, तो इसका आंसर यही होगा, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, जिसे नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित संसद और राज्य विधानसभाओं के जो कानून उनके द्वारा बनाए जाते हैं उसका जिक्र किया गया है। इसका अभी हम चर्चा आपसे आगे करेंगे। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, जो दल परिवर्तन से या दल बदल रोधी कानून जिसे कहा जाता है, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई, जिसमें दल परिवर्तन कानून का जिक्र किया गया हुआ है। फिर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। और इसी प्रकार 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। तो यहाँ हमारा कहने का मतलब यह है कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई, ये सवाल में पूछा गया है। और अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 का जो अभी परीक्षा संपन्न हुई है, उसमें एक सवाल पूछा था कि संविधान में तीसरा स्टेज या थर्ड लेयर कब जोड़ा गया, तो यही था उसका आंसर 1992 में, क्योंकि इसी में ही भाग को भी जोड़ा गया था। हमने आपसे उसका जिक्र कर रखा है हमारी पहली दूसरी क्लास में। यहाँ हम इसका बस यही मेन उद्देश्य यही था कि 8 अनुसूची से 12 अनुसूची कैसे हुई, तो ये संविधान संशोधन करके हुई। अब हम आपसे जिक्र करते हैं कि अनुसूचियां पहली अनुसूची से लेकर 12 अनुसूची तक क्या क्या आते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से सवाल हमेशा बनते रहे हैं, आगामी परीक्षाओं में भी बनेंगे। पिछली गत वर्ष की जो भी परीक्षाएं संपन्न हुई है उसमें ये सवाल बन चुके हैं। तो जब हम आपको प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन आपके साथ करेंगे तो सारी चीजें हम यहाँ पे एक चीजों का यहाँ व्याख्या सहित हम आपको समझाएंगे। आइए हम बात करते हैं पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल में क्या आती है, तो जैसा हमने आपसे जिक्र किया कि पहले अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों का जिक्र किया गया है आर्टिकल 1 से 4 में। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब आप मूल संविधान में देखेंगे तो लगभग 10 से 15 पेज के आसपास संघ राज्य क्षेत्रों का जिक्र है। हिमाचल प्रदेश का अलग जिक्र है, उत्तर प्रदेश का अलग है, पंजाब का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। तो यहाँ सभी को सरल करके समग्र रूप से यहाँ जिक्र कर दिया गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों का वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। बहुत लोगों को अभी ये नहीं पता होगा या सवाल में अभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं, और ऑप्शन दे दिया जाए 29 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, या 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जानते सब हैं कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, और एक और
दो केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया, दमन दीव और दादरा नगर हवेली जो अलग अलग थे इनको जोड़ के एक कर दिया गया। इस कारण इनकी संख्या 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बन गई। तो पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्रों की बात कही गई है। दूसरी अनुसूची की चर्चा करें तो दूसरी अनुसूची में जो हमारे देश के प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको दिए जाने वाले वेतन और भत्तों की जिक्र किया गया है। दूसरी अनुसूची में दूसरी अनुसूची की चर्चा करें तो उसमें प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन, दिए जाने वाले पेंशन का जिक्र है। इसका मतलब क्या है, इसको हम समझा दें आपको, और इसमें तमाम अनुच्छेद हैं। इसमें हम आपको बता दें कि इसका जिक्र यहाँ क्यों किया गया है। प्रमुख पदाधिकारी में हमारे जैसे आते हैं कि भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, कैग, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो ये प्रमुख पदाधिकारी आते हैं और उनको वेतन दिए जाते हैं, पेंशन दिए जाते हैं। तो राष्ट्रपति को जो वेतन और भत्ता दिया जाता है वो उनके अनुच्छेद में मिलेगा। उपराष्ट्रपति को जो दिया जाता है वो जब संविधान में पढ़ेंगे तो किस अनुच्छेद, तो यहाँ समग्र की वेतन जब दिया जाता है तो प्रमुख पदाधिकारियों को, तो संविधान में सबका एक अलग अलग व्याख्या है, लेकिन यहाँ जो है इकट्ठा कर दिया गया है, यहाँ इकट्ठा कर दिया गया। और सवाल पूछता भी है कि संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। दे दिया संघ राज्य क्षेत्र, दे दिया वेतन एवं भत्ता, दे दिया शपथ प्रतिज्ञा, या फिर दे दिया राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्तों का जिक्र है। या सवाल ऐसे भी बनता है कि वेतन एवं भत्तों का जिक्र या व्याख्या किस अनुसूची में किया गया है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये सवाल बने हुए हैं गत वर्ष की परीक्षाओं में। तीसरी अनुसूची का हम जिक्र करते हैं। तीसरी अनुसूची का जिक्र करें तो उसमें शपथ एवं प्रतिज्ञान की बातें कही गई है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान की बातें कही गई हैं। और किनके द्वारा लिया जाता है, संघ के मंत्री, संसद के सदस्य या संसद के लिए निर्वाचन होने वाले उम्मीदवार, वो भी शपथ लेते हैं, या राज्य के मंत्री, राज्य के सदस्य इत्यादि लोगों की इसमें बातें आती हैं। तो शपथ और प्रतिज्ञान की अगर बातें कही जाएं तो शपथ एवं प्रतिज्ञान को तीसरी अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ की बातें कही गई है। यहाँ पे एक चीज हम आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दें कि जब हम तीसरी अनुसूची की बात करते हैं, शपथ की बात करते हैं, तो इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ की बातें तीसरी अनुसूची में नहीं है। उसका कहाँ है, और राष्ट्रपति आगे हम जब पढ़ाएंगे तो इसका जिक्र करेंगे। राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है, और राज्यपाल आर्टिकल 159 के तहत, 159 के तहत शपथ ग्रहण करता है। इनका जिक्र तीसरी अनुसूची में नहीं है। अगर पूछ लिया कि तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति का अगर जिक्र हो गया, निम्नलिखित में से कौन शपथ नहीं लेते हैं और राष्ट्रपति राज्यपाल का जिक्र हुआ, तो कौन शपथ नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल शपथ नहीं लेते हैं। इनके अलावा बाकी लोग शपथ लेते हैं। आइए हम चौथी अनुसूची की बात करते हैं जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। और ये भी देखेंगे कि कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश जहां पे राज्यसभा में सीटों के आवंटन का जिक्र है, चौथी अनुसूची में बातें कही गई हैं। तो चौथी अनुसूची में एक ही शब्द में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या आता है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
यहाँ देखते हैं राज्यसभा में जब सीटों का आवंटन होता है तो कितने का होता है? 28 राज्य जो राज्यसभा में अपने सदस्यों को भेजते हैं, जिनको प्रतिनिधित्व प्राप्त है, और 3 केंद्र शासित प्रदेश है, 3 यूनियन टेरिटरीज हैं। कौन कौन से हैं? दिल्ली है। ये चीजें बहुत नहीं है, इसको आपको पता होना चाहिए। सवाल बन भी सकता है कि ऐसे कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिनको राज्यसभा में सीटों का आवंटन प्राप्त हुआ है। तो एक दिल्ली है, दूसरा है पुदुचेरी, और तीसरा अभी हाल ही में जो यूनियन टेरिटरी बना है जम्मू एवं कश्मीर। तो इस चीज की जब हम जिक्र करते हैं तो यहाँ ये चीजें हमें समझ में आती है कि हाँ यहाँ से सवाल बन सकते हैं, इसलिए इसका जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित बातें हैं। इसको आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 244 में आपको ये मिलेगा, 244 में मिलेगा। तो 5वीं अनुसूची में किसकी बातें कही है? अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बातें कही गई हैं। अब 6वीं अनुसूची का जिक्र करते हैं। 6वीं अनुसूची में क्या आती है? इसके साथ 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उसके बाद हम अपने मेन सिलेबस पे आ जाते हैं और आज से हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। तो 6वीं अनुसूची में इसमें भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की बात की गई है, लेकिन 4 राज्यों। कौन कौन से देखते हैं? 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित बातें कही गई हैं। कौन कौन से हैं? असम नॉर्थ ईस्ट के हैं, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 4 राज्यों की बातें और सवाल बनता भी है कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित बातें किस अनुसूची में है? 5वीं भी दे देता है, 6वीं भी दे देता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि 6वीं अनुसूची में इसकी बातें कही गई हैं। 7वीं अनुसूची का जिक्र करें। 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें शक्तियों के विभाजन की बात कही गई है। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। 3 सूचियों का जिक्र किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय, मूल विषय जो है 97 हैं मूल, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। इसमें मूल जो है 66 विषय हैं राज्य सूची में, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में मूल विषय जो है 47 और वर्तमान में 52 विषय हैं। संघ सूची पे केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकारें कानून बनाती है, समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती हैं, लेकिन हितों का टकराव होता है तो राज्य के कानून, संघ की कानून को मान्यता प्राप्त होती है, संघ के बनाए गए कानून को मान्यता प्राप्त होती है। तो 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य जो शक्तियों के विभाजन का बंटवारा है, वहां 3 भागों में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब आइए हम 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, जिसमें भाषा से संबंधित बातें कही गई हैं। और हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन संविधान संशोधन द्वारा 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में किसकी बातें की गई? राजभाषा की बातें गई हैं, भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में कितने थे? 14, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 22।
वर्तमान में 22 है, जैसे असमिया, बंगाली, सिंधी, कोंकणी, मराठी, मैथिली, नेपाली, संथाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमाम प्रकार की जो 22 प्रकार की जो भाषाएं हैं उनका जिक्र किया गया है। लेकिन संशोधन, पहले तो 14 था, लेकिन संशोधन के द्वारा कुछ भाषाओं को जोड़ा गया है। अगर हम उसका यहाँ जिक्र करते हैं तो हमें देखते हैं कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया। अब कोंकणी नेपाली और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, नेपाली, संथाली, ये जब हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे तो हमारे पीडीएफ में ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे है। सॉरी, यहाँ संथाली नहीं, यहाँ मणिपुरी है, कुछ मिस्टेक हो गया, मणिपुरी को। तो यहाँ भाषाओं की बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया है। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे तो ये चीजें वहां पे जो है मिलेंगी। 9वीं अनुसूची में देखते हैं तो 9वीं अनुसूची थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उससे सवाल बनता है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति 9वीं अनुसूची में है कि नहीं। तो 9वीं अनुसूची में, जो कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया, इसमें भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानसभाओं के पास प्राप्त है। पहले इसमें 284 टोटल 284 विषय का या 284 अधिनियम इसमें अभी वर्तमान में व्याप्त हैं। पहले जो विषय अधिनियम थे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 24 अप्रैल 1975 के बाद जो विषय इसमें जोड़े गए हैं उन विषयों की न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो शॉर्ट में कहें तो 9वीं अनुसूची में जो कानून है उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इसी पे सवाल हमेशा बनते हैं, इसी पे सवाल हमेशा पूछा भी जाता है कि 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा के योग्य है या नहीं। तो है, 9वीं अनुसूची में जो भी कानून है वो न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो दल बदल या दल परिवर्तन रोधी कानून है को जोड़ा कर गया 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। बहुत ही चर्चित अभी ये चल रहा है, दल बदल के आधार पे लोग सरकारें बना ले रहे हैं और ये बड़ा चर्चित कानून है। और इससे दल बदल अगर कोई सदस्य करता है तो उसकी सदस्य की योग्यता या अयोग्यता से संबंधित जो भी निर्धारण है वो कौन करता है? संसद करती है। संसद में लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सभापति उपसभापति और राज्य विधानसभा के सभापति या उपसभापति। राज्य विधानसभा किस आर्टिकल के तहत इनको ये शक्तियां प्राप्त हैं? तो संसद को 102 और राज्य विधानसभाओं को 191। ये बहुत ही चर्चित, अभी हाल में बहुत ज्यादा चर्चित रहा है। तो सदन के अध्यक्ष या सभापति ये निर्धारण करते हैं कि सदस्य जो दल परिवर्तन कर सत्ता प्राप्ति की कोशिश कर रहा है किसी लालचवश, तो अयोग्य है या योग्य है, उसका निर्धारण सभापति या अध्यक्ष संसद या राज्य विधानसभा के करते हैं। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। ये जैसे ही टॉपिक खत्म होता है हम अपने सिलेबस पे आते हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की बात की गई है।
पंचायतों को दिए जाने वाले शक्तियां, प्राधिकारों की बात की गई है। इसको जोड़ा कब गया था? तो इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची तो नगर पालिका की बात कही गई है और इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो जैसा कि हमने बेसिक इंफॉर्मेशन की जानकारी जब हमने शुरू की थी तो हमने यही बताया था कि 2-3 दिन की क्लास हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब संविधान और राज्य व्यवस्था पे होगी। तो आज जो हमारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन की जो क्लास है आज वो यही समाप्त होती है और अब हम अपने मूल विषय पे आ जाते हैं जो हमने आपको सिलेबस पहली क्लास में लिखाया हुआ था, उस पे हम आते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरे पास कई छात्रों के, कई बंधुओं के फोन आते रहते हैं और मैंने भी इस चीज को नोटिस किया हुआ है कि इस लॉकडाउन के दौर में इतना तनाव हुआ, ऐसी चीजें सामने आई जब कोई व्यक्ति एक ही जगह कैद रह जाए, कहीं आना जाना सब बंद हो जाए तो वाकई में दिमाग संकुचित हो जाता है। तो जो भी पढ़ाया था सब व्यक्ति भूल गए हैं। सामने एनटीपीसी आरआरबी का एग्जाम है और भी आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ये मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि ये दुनिया का अंत नहीं है, ये दुनिया की शुरुआत है। तो यही मान के आप आगे बढ़िए और ये क्लास आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही मददगार होगी। कोई भी यहाँ से सवाल बच के जा नहीं पाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रख के आप आगे बढ़िएगा और इस वीडियो को, इस क्लास को अटेंड करिए। सारी चीजें, सारी समस्याओं का समाधान यहाँ मिलेगा। तो हमारा पहला टॉपिक जो है भारत का संवैधानिक इतिहास या विकास। इसकी जिक्र हम करते हैं जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होती है और 1947 के भारत शासन अधिनियम में समाप्त होती है। जब हम भारत को संवैधानिक इतिहास आपको पढ़ाएंगे तो इसके आगे पीछे की कुछ बातों का यहाँ जिक्र करना मेरे हिसाब से थोड़ा सही होगा। तो हम ये देखते हैं कि अंग्रेज हमारे देश में 1600 ईस्वी के आसपास आए थे। उस समय भारत में अकबर का शासन था। भारत में अकबर का शासन था। अंग्रेज आए थे 1665 के आसपास जब जहांगीर का शासन था। लेकिन जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज भारत में आए, लेकिन अंग्रेजों ने भारत की तरफ पहले ही निगाह बना रखी थी और अंग्रेजों की एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर को, जिसकी स्थापना पहले हो चुकी थी लेकिन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक चार्टर, जो 1600 ईस्वी का चार्टर कहते हैं, चार्टर एक्ट द्वारा, या जिसे राजलेख भी कहा जाता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी एलिजाबेथ के 1600 चार्टर एक्ट के द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक चार्टर लेख प्राप्त किया और इस चार्टर लेख में यही लिखा हुआ था कि ये कंपनी पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए योग्य होगी। 15 वर्षों का इसे समय दिया गया। ये इतिहास की चीजें हैं, क्योंकि यहाँ संवैधानिक इतिहास की बात कही गई है तो इतिहास की चीजों का हम आपको यहाँ जिक्र करते हैं और हम ये बताते हैं कि इस कंपनी ने जब यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया था तो भारत के संवैधानिक इतिहास में कैसे इसने अपना योगदान दिया था, उसी के हम यहाँ जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा इतिहास का टॉपिक है कि इसकी जो है संचालन करने वाली निदेशक मंडल थी, गवर्निंग बॉडी थी, 24 सदस्य थी, 24 सदस्य थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और वो यहाँ पे आके शासन किया। तो इनका शासन जो था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होके 1853 के चार्टर एक्ट तक जाती है। चार्टर एक्ट तक ये जाती है, यहां तक कंपनी का शासन था। अब इसको अगर हम मैप के द्वारा आपको दिखाते हैं तो हम ये बताते हैं कि कैसे
संवैधानिक इतिहास की शुरुआत हुई थी। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, चार्टर एक्ट के द्वारा 15 वर्षों के लिए यहाँ आई थी शासन व्यापार करने के लिए। तो उस दौरान इसने कुछ नियम कानून बनाए और ब्रिटिश संसद इसके ऊपर तब भी अपना नियंत्रण करती थी, कुछ आदेश पारित करके, कुछ कानून पारित करके। वही आदेश और कानून जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखती थी, वो संवैधानिक विकास का आधार बने। तो इसको अगर हम दो भागों में इसको अगर हम बांट के देखें तो संवैधानिक विकास दो भागों में हुआ था। एक हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में और एक हुआ था ब्रिटिश सरकार। एक हुआ था ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में क्या क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर 1853 के एक्ट तक जाती है। ये क्योंकि 1857 की क्रांति हुई तो बहुत सारे परिवर्तन हुए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके सत्ता प्राप्त कर ली ब्रिटिश सरकार ने और वायसराय के माध्यम से शासन का संचालन करने लगे। और 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हो गया। तो यहाँ पे इसका अगर हम जिक्र करें तो पहला एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसी बीच में आपको एक मिलेगा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1784 के बाद आपको 1793 का चार्टर एक्ट मिलेगा। 1793 का चार्टर एक्ट मिलेगा। 1793 की चार्टर एक्ट के बाद आपको 1813 का चार्टर एक्ट मिलेगा, राजलेख जिसे कहते हैं। 1813 के बाद 1833 जिसमें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का नहीं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया। ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें फेरबदल हुई थी। 1833 के बाद 1853 का चार्टर एक्ट आता है। उसके बाद फिर ब्रिटिश सरकार के शासनकाल की जब हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई। उसके बाद भारतीय शासन परिषद इंडियन काउंसिल एक्ट जो है आई। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आई। उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया। भारतीय परिषद अधिनियम दिखेगा नहीं, यहाँ मिटाना पड़ेगा थोड़ा क्योंकि नीचे ज्यादा जाने के बाद दिखता नहीं। ये सारी चीजें हमारी पीडीएफ में आपको मिलेंगी और बहुत अच्छे से मिलेंगी, एक भी चीज यहाँ छूटेगी नहीं। तो 1861 के बाद 1892 का आया। 1892 के बाद 1909, 1909 का बाद 1919 का, फिर 1935, फिर उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। सवाल पूछता है अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में अगस्त प्रस्ताव। तो ये सब इतिहास की चीजें हैं, लेकिन यहाँ संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे भारत का तो यहाँ थोड़ा जिक्र करेंगे। फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, और उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन 1946 में। फिर माउंटबेटन योजना आई 1947 में। 1947 में माउंटबेटन योजना आई। क्या है, क्या इसमें प्रावधान है, क्या चीजें थी, सभी चीज का हम जिक्र करेंगे और सिलेबस को एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। कोई भी सवाल यहाँ से जो भी चीजें आएंगी, कोई भी चीज
छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। मैं आप लोगों को इतना आश्वासन देता हूं। तो आज हम सिलेबस शुरू कर दिए हैं। कल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहाँ अपना समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और मैं आपसे बस एक ही चीज इतना कहना चाहूंगा कि जैसे लॉकडाउन में लोग घर में थे, अभी भी कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ है। तो अगर आपको घर बैठे अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपकी सारी तैयारी एक जगह मिल रही है, तो इससे बेटर हमें नहीं लगता और कुछ होगा। तो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, अपने दोस्तों को भी, अपने रिलेटिव को भी ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।